छोटा बच्चा समझा था, यही सोचकर अपने पास सुलाया। लेकिन मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी जेठानी का बड़ा बेटा मेरे साथ बहुत बातें करता था और मैं भी प्यार से उसके गले में हाथ डाल देती थी। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। सभी अस्पताल चले गए और मैं अकेली थी। इतने में जेठानी का बेटा आया और कहने लगा, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको अपने साथ सुला दिया, लेकिन उसके बाद मेरे होश उड़ गए। जिसको मैं बच्चा समझकर गले लगाती थी वो तो एक, मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे पति का ऐसा काम था कि वो सुबह जाते तो रात को ही वापस आते थे। वह किसी के साथ स्टोर में काम करते थे जो कि सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता था। घर में मेरी सास भी थी, मेरी एक जेठानी भी थी, उनके 2 बच्चे और सबसे बड़ा एक बेटा था जिसका उम्र शायद 14 साल हो गया था। जब शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारे घर भी दुल्हन आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसने मेरा स्वागत किया और मेरे लिए गिफ्ट भी बना कर रखा था। ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे और यहाँ पर आते ही मुझे किसी ने भी इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे ने दिया जिसका नाम लकी था। शुरू शुरू के दिन थे तो मैं रोज़ ही तैयार होती थी। मेरी सास ने कहा कि अभी कुछ वक्त है तैयार होने का, उसके बाद इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है और फिर तैयार होना भी भूल जाता है। इसीलिए रोज़ तैयार होकर नया कपड़ा पहन लिया करती थी। वैसे भी घर में मेहमान आ रहे हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। जब मैं तैयार होकर बाहर आती तो लकी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता, सर से पांव तक हर चीज़ की तारीफ़ करता कि आपने जो सूट पहना है आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आपके हाथ कितने प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पाँव भी कितनी प्यारी हैं और आंखें तो आपकी इतनी खूबसूरत हैं कि इनको सजने की ज़रूरत ही नहीं। चाचू तो बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पति का ये आलम था कि उनको मेरे में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इतना चुप रहते थे कि उन्होंने कोई बात ही नहीं आती थी। ना ही कभी मेरी तारीफ़ करते थे और ना ही मेरे किसी मामले में बोलते थे। मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। अगर खुद से पूछ लेती कि कैसी लग रही हूँ तो कहते कि हाँ ठीक लग रही हो। मेरी तारीफ़ तक नहीं की जाती थी। उन्होंने मुंह दिखाई में भी मुझे कुछ नहीं दिया। कहा कि अभी जेब खाली है, बाद में तुम्हें कोई सोने की चीज़ बनवा दूंगा। मुझे चीज़ों का कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरे पति के अंदर तो जज्बात की भी कमी थी। जो बातें मैं अपने पति से सुनना चाहती थी, जिस व्यवहार की मुझे अपने पति से उम्मीद थी, वो व्यवहार तो लकी देता था। बहुत छोटी बात को नोट करता था कि आज आपने इस कलर का सूट पहना है, आज आप कल से ज़्यादा अच्छी लग रही हो, परसों आप ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये रंग आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो ये सोच के मुस्कुरा देती थी कि चलो बच्चा है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जिस वक्त को मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी उसको तो एहसास ही नहीं था। मेरी जेठानी ने कहा कि ये सारा ख़ानदान ही ऐसा है, यूँ ही समझ लो कि ये इनका ख़ानदानी दिक्कत है। मैं तो कहती हूँ कि मुर्दा लोग हैं, जैसे जिंदा लोग होते हैं वैसे ही लोग मुर्दा दिल हैं। इनको किसी के बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कि शुरू में मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी कि आखिर इस तरह चलता रहा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन बस ज़िंदगी गुजर गई। भगवान ने पहले ही साल बच्चा दे दिया और उसके बाद में मैं उसमें बिज़ी हो गई। अब तो इन्हीं के लिए जीती हूँ। बच्चे कहते हैं कि एक छोटी बहन होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और बड़ा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, अब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि इतना भी बड़ा नहीं है कि एक बार तो आप कोशिश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ शायद, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। इनको छोटी बहन का बहुत शौक़ है, इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे भागता रहता है, क्योंकि इससे बहन का बहुत ज़्यादा शौक़ है और तुम्हें अपनी बहन समझता है। मैं भी लकी का बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसके साथ बैठकर लूडो खेल रही होती थी, कभी लूडो खेलते खेलते हम एक दूसरे को मारने लगते। कभी मैं उसके कंधे में हाथ डाल देती तो कभी वो हंसते हंसते मेरे बाजू के साथ लग जाता। घर का माहौल बहुत अच्छा था, सास भी अच्छी थी, जेठानी तो थी ही बहुत अच्छी,
घर में ज़्यादा काम भी नहीं था। घर में तो टाइम अच्छा गुजर जाता था, लेकिन जब पति घर आता था तो जैसे वो मुझे मुस्कुराने भी नहीं देता था। कहता था, बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द है, जल्दी जल्दी खाना खिला दो। वो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सो जाता था। मुझे अपने मायके जाना होता तो मैं लकी के साथ जाती थी। वैसे तो इतना दूर नहीं था, 5 मिनट का रास्ता था। वहीं बेचारा मुझे साथ ले जाता था। कभी भी जाना होता तो उसके साथ ही जाती थी। जब आना जाना साथ होता था तो जाहिर है इंसान चुप करके बैठ नहीं सकता। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहते थे। कभी कभी बहुत गर्मी होती थी तो कहीं बैठकर जूस पी लेते हैं या कोई आइसक्रीम भी खा लेते थे। इस तरह हम में दोस्ती भी हो गई। मुझे भी खुशी हुई कि चलो मुझे एक छोटा भाई मिल गया है, क्योंकि मेरा अपना छोटा भाई नहीं था। 2 बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। अब तो मेरे घर वाले भी लकी के आने से बहुत खुश हो जाते थे। भाई के बच्चे थे तो उनके साथ वो भी खेला करते थे। मेरी मम्मी ने ये बात नोट कर ली और कहा कि तुम्हारा पति क्यों नहीं तुम्हारे साथ आता है। मैंने कहा कि उसका काम ही ऐसा है। मम्मी ने कहा कि सारी दुनिया काम करती है, कोई अफसरी तो नहीं कर रहा है ना, स्टोर में तो काम करता है। मैंने उनसे कहा कि कम से कम मुझे ताने ना दो, आप लोगों ने खुद ही मेरा रिश्ता करवाया है। मम्मी ने कहा कि ताने की बात नहीं है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है। इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें यहाँ पर लाने ले जाने या तुम्हें बाजार ले जाने। कल को अगर बच्चा होने वाला होगा तो फिर क्या तुम्हें डॉक्टर के पास भी यही लेकर जाएगा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, बच्चा अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं है। मम्मी ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। कैसे किस किस्म के इंसान से अपनी बेटी की शादी करवा दी मैंने, जिसे अपनी पति के साथ ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत थी और जवान भी। मेरी जेठानी का पति बाहर में होता था। वो तो वैसे ही बस पूरा दिन अपने काम में बिजी रहती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती थी तो जाके गली के डॉक्टर से दवाई ले आती थी। मैंने कहा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवा लीजिए, पता तो चले कि बार बार इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो गया है सेहत को। उसने कहा कि जब तक गुजारा चल रहा है तब तक चलता रहेगा। डॉक्टर के पास गई तो कोई बड़ी बीमारी बता देंगे तो फिर क्या होगा। मैं उनकी सोच पर हैरान थी कि वो तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठी थी। अगर कोई बड़ी बीमारी थी तो उसके बारे में पता चल जाना ही अच्छा होता है। बीमारी का पता चलता है तो फिर इंसान इलाज भी करवाता है। लेकिन शायद वो इस घर में रहकर ऐसी ही हो गई थी। कंजूसी भी बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि महीने भर राशन पूरा करना होता था। वो कहती थी कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसी हो गई हूँ क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इस तरह दिन गुजर रहा था कि एक दिन मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि शादी हुई है आपसे, मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए हैं आपने मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, और ये दोनों बातें तो अपनी जगह, कम से कम मुझे वक्त तो दीजिए। वो कहने लगे कि हमारे यहाँ मुंह दिखाई में सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं, मैंने फिर भी तुम्हें 1000 रुपये दिया है। और हमारे यहाँ कोई भी अपनी पत्नी को हनीमून पर नहीं लेकर गया है, भाई भाभी को नहीं लेकर गए, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। और रही बात वक्त की, तो मैं कहीं जाकर आराम नहीं करता, इस घर के लोगों के लिए ही कमा रहा हूँ। मुझे अपने पति से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पसंद की शादी भी नहीं थी और अभी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन ये सोचकर ही बात की कि मेरा अपना पति है, किसी और का तो नहीं। मैंने कह दिया कि मुझे बच्चे की ज़रूरत है, अगर बच्चा आ जाएगा तो मैं आपको तंग नहीं करूँगी। मेरे पति का कहना था कि बच्चे के लिए भी अभी मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही मैं पैसे हैं, इसलिए जो जैसा गुजर रहा है वैसा उसे गुजरने दो, आराम से एक जगह पर टिक कर बैठो। लकी भी भाई की शादी के 2 साल बाद ही पैदा हुआ था। तुम्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने का शौक़ चढ़ा है, बच्चों के साथ खर्चे भी होते हैं और आजकल तो इतनी महंगाई है। मैंने कहा कि जो आपके भाई ने किया है आपको भी वही करना है, वो तो खुद बाहर में रहते हैं, आप भी चले जाइए, क्योंकि आपका यहाँ होना ना होना एक बराबर है। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने कहा। उसके बाद मेरे पति ने कोई बात नहीं की। एक दिन मैंने लकी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। ऐसा लगता था कि वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, दिन भर में उसे देखता रहता हूँ फिर भी दिल नहीं भरता है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि क्या बताऊँ। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, अपने ख़ानदान में तो बिल्कुल भी नहीं है, उसी को देखता रहता हूँ। मैंने अचानक कहा कि क्या कर रहे हो, और वो डर गया। कहने लगा कि दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा कि दोस्त से क्या बातें कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, कि बड़ी लड़की पसंद है, क्या तुम्हारी उम्र है ये सब करने की।
मैंने उसे बड़ी बहन बनकर मैं उससे सवाल करने लगी। लेकिन जब उसने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि मैं आपको उस लड़की की तस्वीर दिखा देता हूँ कि वो कौन है, तो मैं हैरान रह गई। ये तो एक कार्टून कैरेक्टर था। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये है वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे थे। वो कहने लगा कि हाँ, और इसी के कार्टून डाउनलोड कर मैं पूरा दिन देखता रहता हूँ। मैं पूरी तरह हंस पड़ी। मैंने कहा कि तुम सच में बच्चे हो। वो भी इस बात पर हंसने लगा। तभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। हम पिज़्ज़ा खा रहे थे तभी मेरा पति वहाँ आ गए। उसने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं चाय लेकर गई तो बोला, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा, क्या कर रही थी? बच्चे के साथ बैठी थी, पार्टी कर रही थी। हमारी छोटी सी पार्टी हो रही थी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है चलो, अगर तुम इस तरह घर में टाइम गुजार लेती हो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, आपको तो मुझे कहीं लेकर जाना नहीं है, तो घर में ही वक्त गुजारना पड़ेगा। और क्या कर सकती हूँ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति को मेरा लकी के साथ हंसी मजाक करना या उसके इतने करीब बैठना अजीब लगा, क्योंकि मेरा पति नहीं समझता था कि वो इतना मासूम है कि कार्टून करैक्टर से इसको प्यार है। तो फिर ऐसे इंसान से किस बात का डर या किस बात की टेंशन। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल ही टूट गया। मैंने अपने पति को समझाया कि मैं इसके बिना खुश हूँ, और उसने मुझे ये कह दिया कि मैं आज से देर से आया करूँगा क्योंकि रात को काम होता है। उसको क्या कह सकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी जेठानी को एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने अपना ख्याल नहीं रखा और इस बीमारी को हल्के में ले लिया। इसलिए ये बीमारी अब काफ़ी बढ़ चुकी है। उनकी सांस की नलियों में दिक्कत थी और एक दिन अचानक रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाना था। मेरी सास ने कहा कि मैं उसको ले जाती हूँ, तुम घर में बच्चों के साथ रुक जाओ। लेकिन छोटे वाले बच्चे भी कहने लगे कि मुझे भी जाना है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। सास ने कहा, ठीक है, इसको भी ले जाती हूँ। जब तुम्हारा पति आ जाएगा तो उसे हॉस्पिटल ले आना, या शायद तब तक हम वापस आ जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं भी अपनी जेठानी के लिए बहुत परेशान थी। मैंने तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास उसे और उसके छोटे बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली गई। अपने पति को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मैंने अपने कमरे में आ गई। जब थोड़ी देर बाद लकी काफ़ी परेशान होकर कमरे में आया और वो रो भी रहा था और मुझसे पूछा, क्या हुआ मम्मी को? वो ठीक हो जाएगी ना? मैंने कहा, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा सा दिक्कत है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने तो उसे तसल्ली दी थी। कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मैंने कहा, हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने उसे बेड पर जगह दे दिया। घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बार बार पति को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। सास भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद सास ने फ़ोन किया। कहा, डॉक्टर ने कहा है कि रात आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वैसे भी 10 बज गए हैं, तुम थोड़ी देर बाद आराम कर लो। मैंने कहा कि भाभी भी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। सास ने कहा, कोई बात नहीं, ये सो रही है और हम लोग भी यहीं इसी कमरे में बैठे हैं। जब तुम्हारा पति आ जाएगा तो उसको भेज देना, खुद आने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुबह उसके साथ वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन लेटे लेटे अचानक से मेरी आंख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मुझे लगा मेरा पति आ गया है, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने अपने पति के हाथों पर हाथ रखा और कहा कि आपको पता है क्या हुआ है? मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो मेरा पति नहीं बल्कि लकी ही था और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई कॉल आई थी क्या? लकी ने अचानक से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फों को पीछे किया और कहा कि जब तुम परेशान हो जाती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। उसने मुझे इस तरह से पुकारा कि जैसे मैं उसकी चाची नहीं हूँ। उसने मेरे नाम से मुझे पुकारा। मुझे उस वक्त बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं भी डर गई थी। वो मुझे देख रहा था। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे घूर रहा था। मैंने कहा कि क्या देख रहे हो, तुम चुप करके सो जाओ। मैं वहाँ से जाने लगी तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरे भाई बहन के मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बहन जैसी भी नहीं हैं। फ़ोन पर जिस लड़की की बात कर रहा था वो आप ही थी, किसी कार्टून की बात नहीं कर रहा था। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और मैं जानता हूँ कि चाचू आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। वो तो आपके पास भी नहीं आते। रात को आप दोनों पढ़ कर सो जाते हैं। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि इसका मतलब कि वो हमारे कमरे में झांकता था। उसे पता था कि हम रात में क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। उसकी अच्छी बातें, उसके मुझे देखने का अंदाज, उसकी आंखों में बेबसी की भूख मुझे अजीब सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जैसे अभी मुझे उल्टी आ जाएगी। किस तरह की बातें कर रहा था ये। मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन शायद वो बच्चा नहीं था। और उसने खुद कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे अंदर भी वही जज्बात हैं जो एक पूरे मर्द में होता है। मैंने कहा, निकल जाओ, मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बताऊंगी, तुम्हारे बाप को भी फ़ोन करूंगी कि तुम किस तरह की बातें कर रहे थे। मैं तुम्हें एक बच्चा समझती थी और तुम एक कदर बदतमीज इंसान निकले कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने अचानक से मेरी कलाई पकड़ी और कहा कि ज़्यादा बेकार बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, बस तुम ज़्यादा नखरे नहीं करो। मुझे पता है कि लड़कियाँ इस तरह पहले नखरे करती हैं लेकिन बाद में आराम से मान जाती हैं। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी और अब मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरी कलाई छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि मेरी चूड़ियाँ टूटकर मुझे ही लगना शुरू हो गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक मेरा पति वापस आ गया। उसने ये मंजर देख लिया। उसने लकी को 2 थप्पड़ लगाए और मुझसे दूर कर दिया। मैं अपने पति के पास गई और उसको सब कुछ बता दिया। पति ने कहा कि मुझे तो पहले ही शक था, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये इसी तरह के कामों में फंसा रहता है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात और मेरे इशारों को समझी ही नहीं। मेरे पति ने उसको 2 से 3 थप्पड़ और लगाए और उसको कमरे में बंद कर दिया। सुबह 6 बजे जेठानी से मिलने के लिए गए तो उसको ये बात नहीं बताई, लेकिन अपनी सास को बता दी। उसके बाद जब जेठानी घर आई तो आराम से मैंने उसे ये बात बताई। वो भी अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। मेरे पति ने यह भी बताया, इसके दोस्त बहुत बुरे हैं। ये मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलता है और वो लोगों के घर में चोरी भी करते हैं और लड़कियों से बात करते हैं। वो पढ़ाई में कुछ भी नहीं आता। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, क्षमा मांग रहा था, क्योंकि अब सभी ही उसके खिलाफ थे। बारी बारी सब ने उसकी तलाशी ले ली थी। उसके बाप को भी बता दिया था। जेठ जी ने कहा कि उसको यहाँ पर भेज दो, वहाँ वैसे भी कुछ नहीं करने वाला है, उसका माहौल ख़राब हो रहा है। मेरे पति ने 1 महीने के अंदर ही उसको भेज दिया। मेरी जेठानी की तबीयत पहले से बेहतर थी। आजकल हालात और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वह किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं। इंसान के साथी ये तय करते हैं कि वो किस तरह का इंसान बनता है। ये जेठानी का बेटा भी इतना बुरा नहीं बनता अगर इसकी दोस्ती इतने बुरे लोगों से नहीं होती। लेकिन उसने जो कुछ भी किया, मैं तो उसे माफ़ नहीं कर सकती। मेरे पति का कहना है कि जब तक वह बाहर में रहेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अगर वो यहाँ वापस आ गया तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इसी घर में उसके सामने रहे और वह फिर से मेरी पत्नी को गलत नज़र से देखे। मेरी सास ने तो मेरी जेठानी को भी बातें सुनाई कि तुमने अपने बेटे को किस तरह की सीख दी है, लेकिन उसने कहा कि उसके बाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसका बाप बाहर जाकर बैठा है। उसके सर पर बाप का साया होता तो कभी भी इतना ना बिगड़ता। उसकी भी ये बात अपनी जगह ठीक थी। बस ज़िंदगी गुजर रही है, क्या करें। इंसान मजबूरियों में फंस जाता है और ज़िंदगी में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली